नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सबों का मदर लैंड वॉइस पे स्वागत करता हूं। चर्चा के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना काल में वैश्विक आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ है और आर्थिक संकट को जानने के लिए आज हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानी महानुभाव जुड़े हैं। श्री अश्विनी महाजन, जो अखिल भारतीय संयोजक है स्वदेशी जागरण मंच के, आर्थिक क्षेत्र के विचारक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। अश्विनी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अश्विनी जी, आप मदर लैंड वॉइस पे आए हैं तो हमारा चर्चा का विषय, हमेशा एक विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं। उस चर्चा का आज विषय है कि कोरोना काल में वैश्विक आर्थिक संकट का जो घड़ी जो आ गया है उसमें भारत की क्या तैयारी है और किस तरह का संकट आ रहा है। तो आपसे पहला प्रश्न हम यही जानना चाहेंगे कि भारत की आर्थिक संकट जो आ रही है इसमें क्या क्या प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संजय जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी इस प्रकार की कोई महामारी आए तो हमारे जितनी इस नाते से तैयारी है जिसको हम कहें कि चिकित्सा की दृष्टि से और स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम दुनिया के अन्य मुल्कों से बहुत पीछे हैं, चाहे वो चिकित्सा का कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए इस बात को समझ करके ही किसी भी महामारी की तैयारी की जाती है। उस दृष्टि से भारत सरकार ने बहुत जल्द और सही समय पर इसके कदम उठाए। चीन में जब ये महामारी शुरू हुई तो उन्होंने देरी की, शायद समझने में देरी हुई होगी, लेकिन जब चीन का उदाहरण पूरी दुनिया में आ चुका था, चीन ने भी बताने में बहुत कोताही की और बहुत देरी की, लेकिन जब ये उदाहरण सबके सामने आ चुका था तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा तवज्जो दिया, इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो दिया और कहा कि अगर हम सब कुछ रोकते हैं तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होगी। भारत ने इसे इस प्रकार से देखा कि हमारे पास चूंकि चिकित्सा की सुविधाएं कम है और अगर अचानक बहुत बड़ी मात्रा में महामारी आती है तो उस समय हमारी स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगी। इसलिए सरकार ने समय रहते बहुत पहले ही लॉकडाउन की घोषणा की और उसके लिए जितनी भी उस समय तैयारी हो सकती थी की। और उस नाते से हम देख रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ महामारी का प्रकोप भी कम फैला, क्योंकि हमारे देश में घनत्व भी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। और जहाँ अमेरिका में हमसे 1/4 लोग रहते हैं, लगभग 1/4 लोग रहते हैं और हमारे 4 गुना ज्यादा उनके पास लैंड है, तो उनका घनत्व बहुत कम है। लेकिन हमारा घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण हमें इस बात की भी चिंता थी और लॉकडाउन किया गया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई। बहुत पहले लॉकडाउन और इस बीमारी का एक भी मरीज हमारे पास नहीं आने के बाद भी हमने 15-15.5 लाख जो उस समय तक, उसके बाद तो हमारी हवाई जहाज की उड़ानें बंद हो गई थी, जब तक बंद हुई उस तक हमने 15.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग भी कर ली थी। और बड़ा आरोप आया कि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमें चिढ़ाने की कोशिश की गई। हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी और जो टेस्टिंग किट्स हमने चीन से मंगाई वो भी नकली आई, घटिया आई, तो हमें चिढ़ाने की कोशिश की गई। हमें भी मालूम था कि टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है फिजिकल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है देखभाल, टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है क्वारंटाइन करना। वो सब हमने किया अपने सीमित संसाधनों में भी, जिस प्रकार से पूरे दुनिया भर में हमारे यहाँ से खबर गई तो पूरी दुनिया ने हमारे इस तैयारी को सराहा। अश्विनी जी, ये तो जग जाहिर है और पूरा विश्व इस चीज को मान रहा है
कि भारत ने जिस तरह से लॉकडाउन किया और जिस तरह से स्थितियों को संभाला है वो अद्भुत है। और वो जो पश्चिमी देश है जी, उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से भारत ने स्थिति को कंट्रोल किया है। लेकिन साथ ही जो आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मजदूरों की समस्या भारत में बहुत ही विकट हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं विभिन्न प्रांतों में, उनके रोजगार पे बहुत भारी संकट आ गया है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं उसी पर आ रहा था जी कि अब ये लॉकडाउन तो किया जी, तो एक जिम्मेदार सरकार की एक जिम्मेदारी भी है कि लॉकडाउन से प्रभावित सभी लोगों को उनके जरूरत के मुताबिक, उनकी आवश्यकता के मुताबिक चीजें मुहैया कराई जाए, उनकी जरूरत के मुताबिक उनका रोजगार सुनिश्चित किया जाए, उनकी जरूरत के मुताबिक उनके रहन सहन की व्यवस्था की जाए। जितने हमारी सरकार के पास सीमित साधन थे, हमारे देश की जनता, एनजीओ, सभी संस्थाओं ने इस बात को भी महसूस किया कि शायद सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश में हमेशा से व्यवस्था रही है समाज की, हम सरकार आश्रित देश कभी नहीं रहे। पुरातन काल से लेकर हमारे समाज ने शिक्षा की, कुशल क्षेम की चिंता अपने गरीब लोगों के लिए की और आने वाले लोगों के लिए सराय बनाते थे, लंगर लगाते थे, तमाम प्रकार की चीजें रहती थी। कि उसी सोच के अनुरूप पूरे समाज ने अपने गरीब भाई बहनों की चिंता की। आज हम देख रहे हैं कि मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं, आप हमें ऐसा कोई बताइए कि जिसके पास खाने को नहीं है, के पास व्यवस्था नहीं है, आप हमें बताइए। तो मैं उनको कहता हूँ कि समाज ने इतनी व्यवस्था की है कि ओवर हो गई है, यानी अपने दिल्ली में कोई ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जिनके लिए ये कमी है। तो उस दृष्टि से अब अगली समस्या ये है कि हमारे जो लोग जो शहरों में थे, और ये हम मानना पड़ेगा कि हमारे देश, हमारे शहरों की जो कुल मिलाकर के डेवलपमेंट हुई है बड़ी हैफाजत हुई है और कोई निश्चित तरीके से नहीं हुई, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई। हमने लोगों को स्किल किया हो ऐसा नहीं हुआ। अनस्किल्ड लेबर हमारे गांवों से शहरों की तरफ आई, उन्होंने अपने बलबूते पर स्किलिंग हासिल की, उन्होंने अपने बलबूते पर काम सीखा, अब अलग अलग व्यवसायों में लगे और इस काम को आगे बढ़ाया। जब अब स्थिति ऐसी आ गई कि सब कुछ बंद हो गया, जिनके पास संसाधन थे वो अपने घरों में बंद हो गए, जिनके पास संसाधन नहीं थे उनको लगा कि हमें अपने पुराने घर में, गांव में जाना चाहिए, वो गांवों की तरफ चले गए। सरकार ने कुछ व्यवस्था की, कुछ वो अपनी व्यवस्था से चले गए। वहां पर अभी कटाई का मौसम था, वहां उन्होंने कटाई में लगे, बाकी काम किया। अब हमें इस समय चिंता ये है कि सभी लोगों को वापस काम मिले। उस दृष्टि से सरकार ने एक बहुत बेहतर उपाय अपनाया है कि 3 जोन्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे देश को, हमें समझ में आ रहा है कि पहले तो जान है तो जहान की बात हो रही थी, अब है तो जान भी है और जहान भी है। हमें दो चीजों की व्यवस्था करनी होगी। तो उसलिए जिन क्षेत्रों में कोई महामारी का प्रकोप नहीं है उनको तो खोल दिया जाएगा। जिन लोगों जहाँ पर महामारी कम है वहां धीरे धीरे खोला जाएगा, और जहां अभी महामारी का प्रकोप है वहां कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्थाएं तो होंगी ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो लघु उद्योग हैं, क्योंकि बड़े उद्योगों के पास पैसा होता है, वो व्यवस्था कर सकते हैं, और बड़े उद्योगों के पास काम करने वाले लोग जो हैं उनकी भी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि उनकी आमदनियां ज्यादा होती हैं, लाखों में उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो छोटे उद्योगों में छोटे लोग लगे होते हैं उनकी व्यवस्था मुश्किल होती है। हमारा ये मानना है, हमारी सरकार को ये सलाह भी है कि इन लघु उद्योगों में एक इसको कहें कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का प्रयास होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते। उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था इस प्रकार से सरकार ने किया भी है कि मॉरेटोरियम किया है, जो उधार दिए गए थे उनको
3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, लेकिन उस पर ब्याज की समस्या रहेगी, तो उसके बारे में भी सरकार को विचार करे। इस दृष्टि से उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। अभी स्वदेशी जागरण मंच ने, लघु उद्योग भारती ने मिल करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है कि हमने ऐसे कुछ 38 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्लस्टर्स चिन्हित किए हैं, जहां पर पूरा अध्ययन किया जाएगा कि उनको रिवाइवल के लिए कैसे उनकी व्यवस्था हो। स्वदेशी जागरण मंच बहुत लंबे समय से क्लस्टर स्टडीज करवाता रहा है और ये देखना कि वहाँ क्या समस्या है। मैं उसी पे आ रहा हूँ अस्विनी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच शुरू से एक अभियान लेकर चलता है और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का तो स्वदेशी जागरण मंच ने शुरू से ही उसका बहिष्कार किया है और वो चीज अब जाकर सामने आ रही है। जब इस महामारी के समय में जब चीनी वस्तुएं जो बहुत ही खराब क्वालिटी की के जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के या जो उनके सामान जो उपलब्ध हो रहे थे, उसे लोग जान गए हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व जान गया है कि चीन का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है और किस मोटिव से वो काम करता है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज को मास्क प्रोवाइड करने की बात हो जो वो पैसे पे करवा रहा था, कुछ दवाइयां, टेस्ट किट और ये सब भी घटिया क्वालिटी का करवा रहा था। इससे चाइनीज मंशा का तो उजागर, विश्वव्यापी उजागर हो गया है और ये बात अब स्वदेशी मंच के द्वारा जो कहा जा रहा था अब लोगों को समझ में आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जब चीन का आर्थिक क्षेत्र में उसका क्या दृष्टिकोण है और दूसरे देशों के साथ कैसा वो संबंध बनाना चाहता है, ये मंशा उसका जब जग जाहिर हो गया है और इस मंशा पे सब लोगों को चिंता हो रही है, ऐसे समय में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है संजय जी। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से स्वदेशी जागरण मंच ने जो अभियान चलाया वो बिना कारण से नहीं था। इसका कारण ये था कि चीन हमारी आर्थिक शक्ति को क्षीण करना चाहता था, केवल न केवल हमारी, पूरी दुनिया की आर्थिक शक्ति को क्षीण करना चाहता था। सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा करना चाहता था। दुनिया में ये कहा जाने लगा कि दुनिया की फैक्ट्री जो है वो चीन बन गई है और यूरोपीय देशों और अमेरिकन अर्थव्यवस्था में उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों की जो बेरोजगार हो रहे थे उनकी व्यवस्था वो कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो बेरोजगारी थी उसका मूल कारण यही था, हम बहुत सारा सामान चीन से आयात करते थे। आज हम देख रहे हैं कि हम जब से बहुत लंबे समय से जो भी कोई देश का विकास होता है, जो विकास की जो इतिहास रहा है दुनिया के दूसरे मुल्कों का, कि मैन्युफैक्चरिंग को साथ साथ में बढ़ावा मिलता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ पाई, वो भी 15-16% जीडीपी का बन के रह गई। तो ऐसे में स्वदेशी जागरण ने उस समय ये कहा था, तो सरकार ने थोड़ा बहुत साथ दिया। स्वदेशी जागरण मंच की पुकार पर सरकार ने ड्यूटीज को बढ़ाया, आयात शुल्कों को बढ़ाया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, कई बार स्टैंडर्ड्स लगा करके प्लास्टिक की गुड्स को रोका, पटाखों के इंपोर्ट को रोका और तमाम चीजों के इंपोर्ट्स को रोका। कई चाइनीज कंपनियों को आने से रोका गया क्योंकि रेसिप्रोसिटी क्लॉज के आधार पर वो टेलीकॉम, ग्रिड सर्विसेज में वो हमारी कंपनियों को नहीं आने देते हैं, तो हम काहे आने दें, तो हमने भी रोक दिया। बिल्कुल ऐसे बहुत सारा काम किया, लेकिन आज एक अच्छा माहौल बना, पूरी दुनिया में माहौल बना है। चीन के बहिष्कार की कॉल पहले केवल भारत में दी गई थी, आज पूरी दुनिया में लोग चीनी बहिष्कार की बात कर रहे हैं। संजय जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज ये स्थिति बनी है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीन का माल वापस भेजा जाए। यूरोपीय देशों ने माल वापस भेजा है, भारत ने माल वापस भेजा। कभी किसी देश ने ये नहीं कहा था कि चीन से हम इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे। चीन की इन्वेस्टमेंट सब लोग बड़े खुले हृदय से स्वीकार कर रहे थे। चाहे इनिशिएटिव है, चाहे वो दूसरे प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब प्रकार की इन्वेस्टमेंट हमारे स्टार्टअप्स में बहुत सारे वो एंजल इन्वेस्टर बन करके आ रहे थे। अब समझ में आ गया कि वो एंजल नहीं है, डेविल्स हैं। तो और उन डेविल्स को हमने रोकना है। और स्वदेशी जागरण ने जब HDFC बैंक में उन्होंने थोड़ी सी अपनी भागीदारी बढ़ाई, हमने तुरंत उसको फ्लैग 9% की भागीदारी, और सरकार
सरकार ने तुरंत निर्णय लिया कि अब से चीन से आने वाला जो निवेश है वो डायरेक्ट नहीं आ सकता है, ऑटोमेटिक रूप से नहीं आ सकता है, हमें उसको सरकारी वितरण पर होगा, वो सरकारी अप्रूवल के बाद होगा। और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीन का जो अभी ग्रोथ का जो इंजन बना हुआ था पूरे दुनिया का, पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ था, आगे चल करके चीन वो रहने वाला नहीं है। 1000 कंपनियों ने भारत सरकार को, राज्य सरकारों को निवेदन किया है कि हम भारत में आना चाहते हैं चीन से, और जापान ने तो $2 बिलियन अपनी कंपनियों को दिए हैं कि आप कैसे शिफ्ट करोगे, आसानी से आप शिफ्ट कर लो। तो आगे चल करके बीच में बताना चाह रहा हूं एक चीज और, मैं बीच में उसी विषय से जुड़ा हुआ है। जैसे चीन को एक कच्चे माल के सप्लायर के रूप में भी देखा जा रहा था। रॉ मटेरियल या सेमी फर्निश्ड जो रॉ मटेरियल था, जो असेंबली के पार्ट में आ रहा था, उसका चीन बहुत बड़ा, वर्ल्ड का लगभग 60% मार्केट कैप्चर किए हुए था। अभी हालिया जो घटनाएं घटी हैं, इसमें ताइवान, कोरिया, दक्षिण कोरिया और ऐसे देश आगे बढ़कर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे सप्लायर में भारत भी एक अग्रणी श्रेणी में आ सकता है क्या? क्या हुआ कि जब अमेरिका में धड़ल्ले से चीन का सामान बिक रहा था, यूरोप में बिक रहा था, ऐसे में ग्लोबल वैल्यू चेन के नाते एक नई अवधारणा का जन्म हुआ कि चीन ही नहीं बाकी मुल्क भी बनाएंगे। और चीन ने बड़ी मात्रा में यह सामान बनाना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में वो भेजने लगे, और कुछ देश उसकी असेंबली में लग गए। चीन भी उसकी असेंबली में लग गया। जो कुछ सामान था, जैसे एप्पल टेलीफोन, मोबाइल फोन है, तो एप्पल फोन के जो कुछ पुर्जे जो है वो अमेरिका से जाते थे और वहां जाकर के उसका असेंबल होकर के वो आता था। अभी क्या स्थिति बन गई है, कि अब चीन जो है, चीन से विमुख हो रही है कंपनियां, वहां से निकलेंगी। और लेकिन ट्रेड वार के कारण बहुत सारी चीजें पहले से शुरू हो गई थी, और मजेदार बात यह है कि पहले सोच शुरू हो गई थी, अब उस सोच के नीचे पहिए लग गए हैं। क्योंकि अब दुनिया भर में चीन के प्रति लोगों का गुस्सा, चीन के प्रति लोगों का आक्रोश, और उसके साथ साथ ये समझ कि चीन ने हमारी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह किया है और हमने अब उसको आगे और तबाह नहीं करने देना है। तो बहुत, और हमारे पास स्किल है, हमारे पास 600 मिलियन यूथ है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास IITs, IIMs के पढ़े हुए बच्चे हैं, हमारे पास तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है। हम इन सब चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो मजदूर, जो हमारे भाई गाँव में चले गए हैं, उनके लिए भी और ज्यादा रोजगार के अवसर भी हम लोग उपलब्ध। जी, बहुत अच्छा। एक इस तरह से हो गया। एक और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है अश्विनी जी, कि जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच शुरू से स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन का, उसका वितरण हो, उसका उत्पादन हो, उसके लिए भरपूर उसके लिए माहौल बने स्वदेशी वस्तुओं के लिए। अब एक चीज सामने खुलकर आई है इस संक्रमण के काल में, इस महामारी के काल में, कि जो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने तो लोगों के, अपने देश के लोगों की खुलकर मदद करी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो टाटा ने 1500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है PM केयर फंड्स में। इसके अलावा और भी भारतीय कंपनी है, चाहे वो रिलायंस है या बाकी जो भी कंपनी है, छोटी बड़ी जो भी कंपनी, सबने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जब हम विदेशी कंपनियों का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो जीरो हो जाता है। इससे अपने देश के लोगों को ये भी पता चलता है कि अगर भारत की कंपनियां अगर सशक्त होती है तो उनका कंट्रीब्यूशन आता है इस तरह के महामारी के काल में। विदेशी कंपनियों का नहीं आता है, क्योंकि वो हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारे दुख से उनका कोई लगाव नहीं होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे देश के उद्योग हैं, मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, शुरू से ही ये समाज के लिए चंदा देते रहे हैं। हम तो जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जब भी कोई समस्या आती है तो हम कहीं हम टाटा बिरला से मांगने नहीं जाते हैं, हम रिलायंस से मांगने नहीं जाते, हम तो अपने पड़ोस के
अपने दुकानदार से मांग लेते हैं, अपने साथ के व्यापारी से मांग लेते हैं, अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं। और ये एक सोच है, क्योंकि हमारे इन व्यापारियों के हित वो इस देश के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा इस देश के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर होता है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर होता है, और कहीं पर कोई दूसरा लीवर होता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका लीवर नाम फिक्स रहता है, और बाकी जो है उनके नाम बदलते रहते हैं। उन सभी की जो जुड़ाव है उनकी अपनी होम कंट्री के साथ होता है। उन्होंने टैक्स देना तो अमेरिका में देना, इंग्लैंड में देना। उन्होंने कोई उनको अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो वो इंग्लैंड के बारे में विचार करेंगे, अमेरिका के बारे में विचार करेंगे। हमारे यहाँ भी ये जो FIIs आती हैं, आपको ध्यान में होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो अमेरिका में कोई संकट आए तो यहाँ से हमारा शेयर बाजार गिरा करके बाहर चले जाते। 2008 में क्या हुआ? हमारे देश में कुछ नहीं था, लेकिन हमारा शेयर मार्केट डाउन क्यों हुआ? क्योंकि वो सारा पैसा लेकर के चली गई। तो ये फ्लाई बाय नाइट वाले लोग हैं जी। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमने अपने देश की कंपनियों पर, और जैसे केवल इतना ही नहीं हुआ कि उन्होंने तो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ये भी जो हमारे लोग बहुत कहा करते थे कि ये ई-कॉमर्स है, हमें बहुत सुविधा हो रही है, फला हो रहा है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने एक थोड़ा सा भी जो अन्न का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। कोई हमने एसेंशियल कमोडिटीज मंगाई तो ई-कॉमर्स कंपनियों ने सप्लाई नहीं की, हमारे पड़ोस के दुकानदार ने सप्लाई की, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसकी रोजी रोटी, उसकी सोच, उसका सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छी बात कही कि इस महामारी से सबसे बड़ी शिक्षा हमें अगर मिली है तो वो ये है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। और आत्मनिर्भरता जो है वही सबसे बड़ा इस समय का मंत्र है। हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी ने क्या कहा है? उन्होंने भी यही कहा है कि स्वदेशी का उपयोग और अधिकाधिक अपने देश के लोगों के लिए विचार, और उसी से ही हम इस देश को आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं। हमने अपने देश के लोगों की सेवा भी करनी है, अपने उद्योगों की भी सेवा करनी है, अपने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। और इसी को तो मैं आपको बता रहा था कि हमने 38 ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को चुना है। वहां की व्यवस्थाएं देखेंगे, उनके लिए जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे, और सरकार से निवेदन करेंगे कि जहां जहां उनको कोई आवश्यकता हो उनको पुनः शुरू करने में, उनको पुनः स्थापित करने में और अपने रोजगार को दोबारा से लाने में हम पूरी मदद करेंगे। जी। अब जैसा कि बीच में आपने चर्चा कर ही दिया कि 2008 में जो वैश्विक आर्थिक मंदी जो आई थी, उसमें पूरे विश्व का जो भी देश था, कोई ऐसा देश नहीं था जो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए, प्रभावित तो हुआ था, लेकिन उस तरह से नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो प्राथमिक जो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है या थोड़ा सा का ही डिफरेंस है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आर्थिक मंदी का दौर जो शुरू हो गया है, इसमें भारत क्या दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में रहेगा या फिर वो भी किसी कुचक्र में फंसेगा? देखिए, जैसे हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें स्वाभाविक है, अमेरिका अगर कमजोर होता है तो हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे उनको। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मार्केट हमारे यहाँ चीन ने कैप्चर कर ली थी, हमारे लोग उसको कैप्चर करेंगे। हमें ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे उसकी भरपाई हम अपने देश के डोमेस्टिक डिमांड को अपने आप पूरा करके, बल्कि कि हम इंपोर्ट करें, उससे हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया भर की कंपनियां उनसे विमुख हो रही हैं। ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है। अमेरिका में फिर खुशहाली की और यूरोप में भी फिर खुशहाली आएगी, और उससे ज्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अपने ऊपर निर्भर रहना है।
स्वदेशी जागरण मंच ये नहीं कहता कि हम स्वदेशी करेंगे और हम आपके ऊपर कब्जा करेंगे, नहीं। हम हमेशा ये कहते हैं कि अमेरिका भी स्वदेशी करे, यूरोप भी स्वदेशी करे, हम भी स्वदेशी करें, और चीन को भी समझ आए कि वो स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़े, बजाय इसके कि वो दुनिया के बाजारों पर और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश करे। जी, बहुत 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 बढ़िया कहा आपने। अब इसके साथ एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसा कि आपने पहले भी कहा है और स्वदेशी जागरण मंच का ये रहा भी है कि जो मध्यम और जो निम्न श्रेणी के या जो व्यापारी वर्ग हैं उनका उत्थान किया जाए। उनके उत्थान के लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। इस योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए बैंक में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं और अभी देखा भी गया है कि आरबीआई जो है उसने बहुत तरह की घोषणाएं करी हैं और बहुत तरह के फंड को देने का या सपोर्ट करने का भी यहाँ पे कुछ देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बैंक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास क्या काफी है या नाकाफी है? इनको और भी कुछ करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये प्रयास सही दिशा में है जी, लेकिन कोई भी प्रयास अपने आप में पूरा नहीं होता जब तक उसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर लिया जाता। और ऐसे में जैसे जैसे समस्याएं आएंगी वैसे वैसे उनके समाधान खोजे जाएंगे। आज हमारे जैसे जो लोग उसको रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ये कहा कि अब आपको आपका जो क्रेडिट स्कोर है इस पर निर्भर नहीं करेगा, क्रेडिट स्कोर आपका बरकरार रहेगा। फिर उनको आत्मविश्वास आया कि हाँ अब हम और बारो कर सकते हैं और हम इसको चला सकते हैं। इसी प्रकार से बड़ी बात यह है कि हमने वो सब हमारे हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो बड़ी कंपनियां हैं, वो सब हमारी हैं और उन सब को हमने आत्मविश्वास देना है। और इस सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है और सभी प्रकार के संस्थानों का भी दायित्व है। रिजर्व बैंक ये नहीं कह सकता कि हमारा काम सिर्फ इतना ही है, सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारा काम केवल इतना ही है। समाज भी अपनी उस जिम्मेवारी से विमुख नहीं हो सकता। समाज ने, सरकार ने और संस्थाओं ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ये लगता है कि जैसे जैसे समस्याएं सामने आएंगी जैसे वैसे उनका समाधान भी खोजा जाएगा। ये कोविड-19 जिसको कहते हैं, चाइनीज वायरस जिसको कहते हैं, ये चाइनीज वायरस एक नई चीज है, उसके कारण कुछ नई बातें हुई हैं, समस्याएं भी आई हैं। मैंने जैसे कहा कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। तो उसी जो जैसे समस्या आती है उसके समाधान भी होते हैं और उससे अवसर भी पैदा होते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस अवसरों का हमारा समाज एक जागृत समाज है, एक देशभक्त समाज है, उन अवसरों का पूरा लाभ उठाएगा और देशभक्ति का हम आग्रह करते हुए इस स्वदेशी सामान का और खासतौर पे चीन के सामान का हम बहिष्कार करें और सरकारें भी, चाहे राज्य सरकार है, चाहे वो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, सभी सरकारें मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान की खरीद वो खुद भी करें और विदेशी सामान कम से कम आए, चाइनीज सामान कम से कम आए, चाइनीज कंपनियां यहाँ पर ना आ पाए और हमारे देश की सामरिक सुरक्षा भी और आर्थिक सुरक्षा भी हम सुनिश्चित करें। एक प्रश्न और आपसे, आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आज के किसी एक टीवी चैनल पे कपिल सिब्बल साहब का एक बयान आ रहा था कि इस महामारी के काल में जो एयरलाइन सेक्टर है उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है और उस नुकसान के चलते वो बहुत तरह के सेक्टर, जैसे एविएशन सेक्टर डायरेक्टली टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से बहुत भारी आर्थिक संकट आएगा। इसके ठीक पहले 3-4 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बात कही थी कि 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस महामारी के समय में। तो आपको क्या लगता है कि इसमें इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारी सरकार क्या उसके लिए तैयारी कर रखी है या कुछ और तैयारी करनी चाहिए? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस पूरे समय में जब से महामारी ये आई है, क्या आपने किसी कांग्रेस नेता को या किसी कांग्रेस की संस्था को ये को सामान पहुंचाते हुए देखा है क्या?
नहीं, बिल्कुल कोई मदद नहीं किया, कोई सामान नहीं पहुंचाया, किसी भी प्रकार का, केवल आलोचनाएं की। मेरा ये कहना है, पिछले 6 सालों से देख रहा हूं, लगातार हमारे देश की जो प्रमुख आर्थिक, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, जो अपोजिशन में, उसका जो व्यवहार है वो बहुत जिम्मेदारी पूर्ण नहीं रहा। आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने कोई प्रश्न खड़े नहीं किए। जितने प्रश्न खड़े किए वो स्वदेशी जागरण मंच ने खड़े किए होंगे, हमारे दूसरे संगठनों ने खड़े किए होंगे। मैं देख रहा हूं कि ना तो कांग्रेस ना कोई कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने आर्थिक प्रश्न खड़े ही नहीं किए। और समाधान कैसे होगा? और जहां तक कि बहुत लंबे समय तो हमारे, मैं संजय जी अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, बड़े लंबे समय से हमारे के आतंक में उनका सरोकार ही नहीं रहा। वो केवल घबराए हुए हैं कि हमारी सत्ता चली गई है। तो अब ये जो विषय है कि बहुत संकट आ रहा है, देखिए संकट जितना है वो सरकार समझ रही है, और जिस प्रकार से लोगों के रोजगार कम हुए हैं वो वापस आने वाले। ये देखिए क्या होता है कि 5 दिन चीजें बंद रही, 1 महीना बंद रहा, 2 महीना बंद रहा, तो उसके बाद वो खुलेगा ही। फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थव्यवस्था पटरी पर ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा बीमार रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये संक्रमण लगातार चलता रहेगा। हम लोग जीतेंगे, हम वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, हम दोबारा से चीजें बनाना शुरू करेंगे। और यही नहीं, सामने दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हमने कैसे काम किया और कैसे वो भी देख रहे हैं कि हम अब भारत में जाएं, भारत में उत्पादन केंद्र बनाएं। और इस दृष्टि से भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने अभी कहा कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। हर समस्या एक अवसर लेकर के आती है। ये भी एक अवसर लेकर के आई है महामारी, और मुझे पक्का विश्वास है अब अंत में पहले से ज्यादा अंत में अश्विनी जी, मैं आपको धन्यवाद करूं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सरकार को और अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे अपने ओर से कि इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और सरकार को क्या सुझाव है आर्थिक सुधार लाने के लिए? देखिए, आम जन से तो यही उम्मीद है कि वो अपने इस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से अनुशासन का पालन किया है, वो पालन करें। जहां जहां हम सहयोग कर सकें, अपने नजदीक के लोगों का जो कम क्षमतावान है उनको हम करें। जिन लोगों से हम सेवाएं लेते हैं, उन आम जनता या मिडिल क्लास जो सेवाएं ले रही है, बड़े लोग जो सेवाएं ले रहे हैं, उन सेवाओं के अभी वो सेवाएं रुक गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पैसा देना बंद कर दें। उनको उसी प्रकार से अपने लोगों को वो तनख्वाह दें, अपने लोगों को जो सुविधाएं देते हैं वो देते रहें। और साथ ही साथ हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि नित्य प्रतिदिन नए नए विषय आएंगे, उन विषयों को लेकर के हम संवेदनशील रहें। सरकार ने अभी तक बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को संभालने की कोशिश की है, और ऐसे में यदि जरूरी हो तो हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा बजट में घाटा बढ़ जाएगा। बजट में घाटा बढ़ने का कोई, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते बताना चाह रहा हूँ कि आज जो देश में स्थिति है महंगाई की, उसको देखते हुए आज इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ा देंगे, सरकार का खर्च बढ़ा देंगे तो महंगाई हो जाएगी। नहीं होने वाली है। और हमें इस बात की चिंता किए बिना हमें अपने खर्च को भी बढ़ाना होगा, चाहे वो रोजगार को बनाए रखने के लिए या अपने जो श्रमिक भाई हैं उनके वेतन को हम सुरक्षित करने के लिए कि हाँ, उनको वेतन भी पूरी तरह से मिलते रहे। हमें हो सकता है कि छोटे उद्योगपतियों को कुछ राशि भी देनी पड़े ताकि वो अपने उद्योग को पुनः चलाने में सक्षम हो सके। भविष्य उज्जवल है। मुझे कोई चिंता इस बात की दिखाई नहीं दे रही है कि हमारा देश इस महामारी से उबर नहीं पाएगा। हमारा देश फ्लाइंग कलर्स में और इस समस्या से निकलेगा और हम परम वैभव की तरफ आगे जाएंगे, जैसा कि हमारी हमेशा से
कल्पना रही है, जैसे हमेशा हमारी चाहत रही है, जैसे हमारा हमेशा जी जी अश्विनी जी, आप मदरलैंड वॉइस पे अपना कीमती समय आपने दिया और बहुत बहुमूल्य अपना बहुत बहुमूल्य आपने ये लोगों को जानकारी दी और सरकार को भी आपने एक तरीके से एक सहयोग करने का प्रयास किया कि कैसे सरकार को आगे की दिशा तय करनी चाहिए। आप इस अपने मदरलैंड वॉइस से जुड़े और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपको लेकर कार्यक्रम में आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।